हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारे पूरी ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। देखिए, अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं ये आपके लिए एक कंसेप्ट बिल्ड करने वाली क्लासेस थी। यानी आप समझ जाए कि हमारा अर्थ किस तरीके से काम कर रहा है, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, उसकी रोटेशन क्या है, प्लैनेट्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, यूनिवर्स क्या है। अब जो हमारी क्लासेस होंगी ये वो पॉइंट्स आएंगे जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जितनी भी चीजें के बारे में हम जानते हैं ना ज्योग्राफी के अंदर, उन सबकी फॉर्मेशन, उन सबकी टॉपिक, उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी के इंट्रोडक्शन करने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। देखिए दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब यह होता है कि हमारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ पे, उन लैंडफॉर्म्स की हमें स्टडी करनी है। लैंडफॉर्म जैसे मतलब क्या हुआ, आपका पहाड़ हो गया, नदियां हो गई। अब आपके पहाड़ किस तरीके से बने हैं, आपके कॉन्टिनेंट किस तरीके से बने हैं, आपके कॉन्टिनेंट मतलब कहां पे टूटा है, कहां पे समुद्र है, कहां ओशियंस है, आपकी वैलीज हैं, हर चीज की स्टडी, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उन सबको हम इसके अंदर जानेंगे। अब आपके दिमाग में अगर कभी सवाल आया होगा, नहीं आया हो तो हमेशा की तरह फिर से सवाल आपके दिमाग में डाल देते हैं। आपने वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने कभी वॉल्केनोस के बारे में नहीं भी पढ़ा तो कभी न्यूज में देखा होगा, आपको लगभग जितने भी वॉल्केनोस हैं सारे के सारे समुद्र के किनारे दिखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि वॉल्केनिक वाले जो पर्वत है वो समुद्र के किनारे वाले ही क्यों है, और हमारे जैसे हिमालय सब है अंदर वाला पर्वत है वो वॉल्केनिक क्यों नहीं है। आपको अंदर के जो पर्वत दिख रहे हैं कॉन्टिनेंट के, वो वॉल्केनिक नहीं दिखेंगे। सब हमारा समुद्र के किनारे किनारे वाला पर्वत सब में आपको वॉल्केनो दिखा होगा। ऐसे ऐसे जितने भी सवाल है ना दोस्तों, सबका जवाब हमको इस मींस जो हमारा सफर होगा जियोमॉर्फोलॉजी का उसमें मिलेगा। थोड़ी सी इसकी क्लासेस आपकी चलेंगी, क्योंकि देखिए अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी समझ आ गई तो आपको पूरी ज्योग्राफी समझ आ गई। जियोमॉर्फोलॉजी बराबर ज्योग्राफी, अगर आप हमारे एसएससी एग्जाम से रिलेटेड चीजों की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन है, इसको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं। आपको मतलब जितना तरीके से देखना है इसको समझिए, अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनाइए, क्योंकि जब आपके दिमाग में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना तो आगे की क्लासेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो द प्रोसेस इन विच दोज फीचर्स आर फॉर्म्ड। यानी हम फिजिकल फीचर्स की स्टडी करेंगे कि कहां पे पहाड़ है, कहां पे नदियां हैं, कहां पे वैलीज हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे बनी, क्यों बनी। उसके बाद क्या आपको पता है, अगर मैं ओरिजिनल इवोल्यूशन की अर्थ की बात करूं, जो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में हम जान चुके हैं, इमैनुअल कैंट ने दिया था और उसको आगे लैपलेस ने और इंप्रूव करा था। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि हमारे पास जितनी भी थ्योरीज आई हैं, ये थ्योरीज क्या है, किसी एक डेटा को लिया है और उस डेटा के हिसाब से मींस एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑब्जर्वेशंस हुई, उसके हिसाब से हमको डेटा के हिसाब से चीजें दी गई हैं। तो अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ है, यानी अर्थ किस तरीके से बना है शुरुआत से लेके अभी तक का जो अर्थ का सफर है, इस सफर को हम इसमें पढ़ेंगे। माउंटेन्स जानने से पहले यह आवश्यक है कि अर्थ में ऐसी क्या चीज थी जिससे पहाड़ बना। अगर हमको यह जानना है कि यहाँ पे हमारे ओशियंस हैं तो ओशियन में पानी कैसे आया अर्थ के ऊपर, वो जानना जरूरी है। तो ये प्रोसेस में आपको सब कुछ पता चलेगा कि अर्थ पे ऐसे पानी कहां से आया। ओशियन कहते हैं इतना ज्यादा पानी है ओशियन के अंदर, वो पानी कैसे आया, इन सब की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो वाले समय से। देखिए, ये वो समय है जब हमारा लगभग मतलब समझ लीजिए बिलियंस ऑफ हमारा ईयर पहले का समय है, जब हमारा क्या हुआ था 13.7 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ, हमारा वो बना, हमारा क्या कहते हैं यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी से एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा, ओरिजिन पढ़ा। उसके बाद हमारा आगे हम पढ़ के आए तो हमारा क्या बना था दोस्तों, जो हमारा सोलर सिस्टम बना। अब हम बात करते हैं अर्थ किस तरीके से बना। तो हम क्या बताया था आपको, जब सोलर सिस्टम हमारा बन रहा था उस समय हमारा नेब्यूला था, एक पूरा सोलर सिस्टम का नेब्यूला, उसका सन वाला जगह एक जगह इकट्ठा हुआ और बाकी जो हमारे प्लैनेट्स थे उनके अपने छोटे 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 नेब्यूला बने। अब उन छोटे छोटे नेब्यूला में क्या हुआ, अर्थ जो था वहां पे जब चीजें रोटेट होनी शुरू हुई तो मोल्टन और वोलेटाइल स्टेट में था। अब आपको मोल्टन और वोलेटाइल दो टर्म्स दिख रहे होंगे, इसको मैंने इसके बहुत सारे नोट्स आपको नहीं दिए, समझाने के ऊपर मैंने फोकस करा है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट से टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मोल्टन और वोलेटाइल आपको चाहिए तो लिखना हो तो लिख लीजिए साथ साथ। मोल्टन और वोलेटाइल सिचुएशन में दोस्तों क्या था कि अर्थ में जितनी भी चीजें, वो आग का गोला था, जैसे सन आग का गोला है ना, वैसे अर्थ भी आग का एक तरीके का गोला चल रहा था, पूरा गर्म था। अब वोलेटाइल मतलब क्या, बदल रहा था, उसके सिचुएशन चीजें बदलती जा रही थी बदलती जा रही थी। तो मोल्टन फॉर्म में हमारा अर्थ था। अब मोल्टन वाले फॉर्म में क्या होगा इसको ऐसे समझिए, ये हमारा अर्थ है,
पूरा मोल्टन और वोलेटाइल स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है। अब मोल्टन स्टेट में इसके साथ क्या होगा, जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, हेवियर एलिमेंट मतलब क्या, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, जैसे आपका आयरन हो गया, आपका निकेल हो गया। अब जिनका डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, वो सब अंदर की तरफ सिंक होने लगा। समझ रहे हैं क्या इस बात को या नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या हुआ, मोल्टन फॉर्म में था, चीजें घूम रही थी मोल्टन फॉर्म में। अब मोल्टन फॉर्म में होने के साथ साथ जिसका डेंसिटी ज्यादा है, आयरन हो गया, निकल हो गया, ऐसा एलिमेंट नीचे आने लगा, और कम डेंसिटी वाला जैसे सिलिकॉन हो गया, ये सब का जो हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब ऊपर जाने लगा, क्योंकि इनका डेंसिटी क्या था, कम था। तो सबसे पहले जो मोल्टन स्टेट था, उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो डेंसिटी सेपरेशन हुआ। आप जैसे यहां पे देख रहे हैं, आपका पहला मोल्टन और वोलेटाइल फॉर्म में आ गया। अब मोल्टन और वोलेटाइल फॉर्म का जो अर्थ था, उसके अंदर क्या हुआ, डेंसिटी से सेपरेशन होने लगा। मतलब क्या, हेवियर डेंसिटी वाला कोर की तरफ आने लगा, बीच की तरफ आने लगा, और कम डेंसिटी वाला चीज उठने लगा। जैसे आज आप क्या करेंगे, पानी के अंदर एक काम करिएगा, आप कोई ईंटा फेंक दीजिए। अब अगर ईंटे का डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो ईंटा डूब जाएगा। लोहे का कोई मान लो कंकड़, लोहे का कोई टुकड़ा फेंक दो या कोई कंकड़ फेंक दो, तो कंकड़ क्या करेगा, उसका डेंसिटी अगर ज्यादा है तो नीचे की तरफ खींचना आएगा। उसी तरीके से आपका आयरन, निकेल, ऐसा जो हमारा मटेरियल था, ऐसा एलिमेंट जिसका डेंसिटी ज्यादा था, वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आने लगा, और उससे डेंसिटी सेपरेशन हुई। यानी नीचे की चीज ज्यादा डेंसिटी आई, ऊपर की चीज कम डेंसिटी आई। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबका पता कैसे चला, ये थ्योरी किस तरीके से दी गई, क्यों दी गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे, पर एक बार पहले थ्योरी देख लेते हैं। फिर हुआ कंडेंसेशन। अब देखिए, जब धीरे धीरे चीजें इकट्ठा होनी शुरू हुई, नीचे हेवियर चीज आ गई, ऊपर लाइटर चीज आ गई, तो धीरे धीरे चीजें ठंडी होनी शुरू हुई, और ठंडी होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट लेयर्स बन गए। लेयर्स कैसे बने, अब देखिए, आयरन सारा नीचे आ गया, फिर ऊपर मैग्नीशियम वाला चीज सब रह गया, ऊपर सिलिकॉन वाला चीज रह गया। अब जब ये चीज ठंडा करेंगे, ऐसा मान लो कि आप आइसक्रीम मान लो बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो आपने क्या करा, मैंगो शेक अगर आप लोग कभी खाते होंगे, उसमें किशमिश विशमिश डालते हैं, काजू वगैरह ऊपर में डालते हैं, वो ज्यादा डेंसिटी के कारण नीचे अटक जाता, नीचे जाने लगता है, फिर उसको चम्मच से खाते हैं ना आप लोग। तो मान लीजिए आप मैंगो शेक यहाँ पे पीने जाते हैं, उसने मैंगो शेक वाले ने यहाँ पे आपको आम दिया, आम वाम का बिल्कुल एक शेक बना दिया, ऊपर से आपको किशमिश डाल दिया, काजू डाल दिया, बहुत सारा एलिमेंट वगैरह चीज सब डाल दिया। अब ये चीज सारा का सारा डेंसिटी सेपरेशन से नीचे आ गया। अब इसको अगर आप जमा दें, बिल्कुल अगर मान लो फ्रूटी की तरह जमा दें इस चीज को, अगर ऐसे आता नहीं है हमारा आइसक्रीम की तरह, तो अब जब इसमें हम निकालेंगे तो हमें सारा काजू सब कहाँ दिखेगा, नीचे में दिख जाएगा, और ऊपर हमारा पूरा शेक की तरह दिखेगा। तो कंडेंसेशन होने के बाद क्या हुआ, हाइयर डेंसिटी वाला चीज सब नीचे रह गया, और कम डेंसिटी वाला चीज सब ऊपर रह गया, और उसके कारण यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बने। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा अर्थ का है, यानी अर्थ का जो हमारा सॉलिड पोर्शन है उसका कहानी है। अब इसके अंदर बाहर क्या हुआ, यानी बाहरी अर्थ को जानना जरूरी है ना। अभी पानी कैसे आया भाई, अर्थ के बाहर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, उसको जानना जरूरी है। ये आपका अंदर का अर्थ समझ गए कि अर्थ के अंदर जो हमारा कोर है वो किस तरीके से बना, हेवियर एलिमेंट से कोर क्यों बना, क्योंकि हेवियर एलिमेंट डेंसिटी सेपरेशन से नीचे गया, और नीचे जाने के बाद उसका कंडेंसेशन हुआ, ठंडा हुआ, तो वहीं पे अटक गया, हेवियर एलिमेंट वहां रह गया, लाइटर एलिमेंट ऊपर आ गया, जैसे हमारा डेंसिटी सेपरेशन में होता है। अब दोस्तों हमारा इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारा जो अर्थ है, ये अगर हम इसको काटे तो ये देखिए बिल्कुल हमारा हेवियर एलिमेंट है, ये हमारा कोर बन गया। फिर वहां से आउटर कोर है, अपना इनर कोर है, मेंटल है, इन सब के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से होगा। इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी आप बस आइडिया लीजिए। अब आइडिया लेते हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर का, कि एटमॉस्फेयर में क्या हुआ। एटमॉस्फेयर में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। इसके अंदर क्या सिचुएशन था जब अर्थ बना था। अब अर्थ के हम बाहर का सिचुएशन समझते हैं कि अर्थ अभी भी आग का गोला एक तरीके का है, और इसके बाहर एक एटमॉस्फेयर है जिसमें गैस वगैरह होगा। अब ध्यान दीजिए, शुरू में आपको क्या पता था, गैस किस रूप का बाहर में था, हीलियम और हाइड्रोजन नाम का दो गैस फेमस था वहां पर ज्यादा मात्रा में। अब हीलियम और हाइड्रोजन का गैस जो यहाँ पर था, इस गैस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी दोस्तों, कि ये गैस यहाँ पे रहता, पर अर्थ के पास क्या आया, सोलर विंड सब आया, और सोलर विंड सब क्या करा, इस हीलियम और हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर से लेके बाहर भगा दिया। ध्यान दीजिएगा, इस ऑक्सीजन यहाँ से नहीं था। ऑक्सीजन तो हम देखते हैं ना, हमारा 20-21% ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लाइफ है, वो यहाँ पे इतना मात्रा में नहीं था। क्या मात्रा में था, हाइड्रोजन मात्रा में था और हीलियम मात्रा में था। अब यहां ध्यान दीजिए, जो अपना हाइड्रोजन और हीलियम था वो यहां से निकल गया। अब देखिए हमारा अगला प्रोसेस आएगा, वो आएगा दोस्तों इसके अंदर डीगैसिंग का। अब आप कहेंगे भैया डीगैसिंग का मतलब क्या है, देखिए डीगैसिंग के अंदर क्या होगा दोस्तों, ऐसे समझ गए, मान लो हमारा वॉल्केनो है और मान लो बहुत सारे वेंट्स हैं,
अब मान लो अर्थ थोड़ा शांत हुआ है, काफी सारे यहाँ पे हम जानेंगे वोल्केनो किस तरीके से बना है, पर काफी सारे इवेंट से जब अर्थ सेटल हुआ, इस वक्त हमारा जो गैस था धीरे धीरे निकलता गया। अर्थ के सेटल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या काम होगा, जैसा ही हमारा अर्थ सेटल होता है इससे काफी सारा गैस निकलना शुरू हुआ, क्योंकि अंदर में जैसे मान लो अब वोल्केनो में क्या होता है कि वोल्केनो के अंदर से काफी सारी चीज बाहर निकलनी शुरू हुई। अर्थ के अंदर जो हमारा मैग्मा था, गैस था, तो काफी सारा गैस जो हमारा मेन है वो हमारा वोल्केनो के थ्रू निकला। आप आज भी अगर कभी वोल्केनो का इरप्शन देखेंगे ना, तो लावा आपको तो यहाँ साइड साइड में बिखरा हुआ दिखेगा, यहाँ लावा दिखेगा। जैसे मान लो हमारा ये वोल्केनो है, यहाँ पे बहुत सारा लावा बिखरा हुआ दिखेगा और इसके ऊपर भयंकर गैस निकलता हुआ इससे नजर आएगा। तो हमारे साथ सीन क्या हुआ, जो हमारा वोल्केनो था, वोल्केनो से बहुत सारा गैस बाहर निकला और उसी गैस के अंदर हमारा पॉइंट क्या था दोस्तों, एक हमारा वाटर वेपर था, एक हमारा ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में निकला और प्रचुर मात्रा में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। भयंकर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर वेपर सब निकला, ऑक्सीजन निकला। अब ये सब जो था हमारा, ये हमारा किससे निकला दोस्तों, ये हमारा निकला वोल्केनो से, उसके वेंट से। वापस समझिए सिचुएशन कहाँ है, कौन सी सिचुएशन अभी अर्थ के हैं, जो हमारा अर्थ बना था, हम लोग सब फिजिकल वाला अंदर अर्थ का समझ लिया। अब हम एटमॉस्फेयर पे हैं, तो एटमॉस्फेयर में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आया, प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर था। उसके अंदर हमारा क्या था, प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम था वो शुरुआत में एटमॉस्फेयर में था, सोलर फ्लेयर उसको भगा दिया। क्या आया उसके बाद, हमारा माउंटेन्स या फिर जो हमारे समझ लो वोल्केनोस हैं या कुछ वेंट्स हैं, उन वेंट्स से क्या हुए, गैस निकलनी शुरू हुई। कौन कौन सी, आपकी CO2, H2O जो मतलब वाटर वेपर हो गया आपका, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में सब निकलनी शुरू हुई और इस प्रोसेस को नाम दिया गया डीगैसिंग, यानी अंदर का जो गैस था वो बाहर आया। तो हमारा इसके अंदर प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर और डीगैसिंग का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आता है अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट था कंडेंसेशन का। ध्यान दीजिए, वाटर वेपर जो था वो निकलता जा रहा था, एटमॉस्फेयर में जाता जा रहा था। वाटर वेपर के आने से क्लाउड बना, अब क्लाउड पहली बार क्या कर दिया, वर्षा कर दिया। अब इस समय अर्थ जो था, जैसे भी आपको अपना चांद दिख रहा है, अगर आप चांद का कभी फोटो देख रहे हो आपको गड्ढा गड्ढा सा दिखेगा, सिमिलर अर्थ का सिचुएशन पूरा गड्ढा गड्ढा सा भरा हुआ था। अब जितना हुआ कि एक बार क्या हुआ, जैसे ही हमारा कंडेंसेशन हुआ, पहली बारिश हो गई। बारिश होने से क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर घटता है और घटा हुआ टेम्परेचर जो है और बारिश को बढ़ावा दिया और वो घटा हुआ और बारिश को बढ़ावा दिया। तो जितना वाटर वेपर यहाँ पे एक्यूमुलेट था वो धीरे धीरे बारिश करने लगा और वो बारिश होती गई, मतलब हजारों साल तक वो बारिश होती गई। और उस बारिश ने क्या करा, जितने भी अर्थ के गड्ढे थे उन गड्ढों को भरा और वही गड्ढे आज आपको समुद्र के रूप में दिखते हैं। तो ये प्रोसेस कई सालों तक चलती रही। इसके बाद जो हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस जब चला, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ये वाला टाइम फेज आ जाता है 3000 से 2.5, तो यानी 3200 मिलियन ईयर वो वाला टाइम आता है। यहाँ पे हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फेज ह्यूमन या फिर लाइफ के इवोल्यूशन का। यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी का जन्म हुआ। आप कहते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी से जो लाइफ की इवॉल्वमेंट है वहीं से शुरू होती है। अब देखिए सीन क्या है, पानी आ रहा है, पानी का वेंट कवर हो गया, यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सब कुछ है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से लाइफ इवॉल्व हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। ब्लू ग्रीन एल्गी का यहाँ पे इवॉल्वमेंट आया और ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या करा, जितना भी एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड था उसको CO2 को लिया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन को रिलीज किया। पॉइंट वापस समझिए, ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या किया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जितना था उसको लिया, फोटोसिंथेसिस करा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जानते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन ने क्या करा, फ्लड करना शुरू करा ओशियन को। फ्लड इन द सेंस मतलब क्या, ओशियन आप जानते हैं ना कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन को अपना एग्जिस्ट कर सकता है। तो ओशियन के अंदर जो हमारा था ऑक्सीजन भरने लगा, किसके कारण, ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। ब्लू ग्रीन एल्गी ही था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रचुर मात्रा में थी उसको समाप्त करके ऑक्सीजन में बदलने की क्षमता रखी। तो CO2 अपना ऑक्सीजन में बदलने लगा और धीरे धीरे कई सालों के बाद, हजारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद जो हमारा ये था कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको हटा के जो ऑक्सीजन बना, इसने पूरे ओशियन को भर दिया ऑक्सीजन से। पानी है ही, साथ साथ आप जानते हैं अगर पानी के अंदर आप चीनी मिलाएंगे तो चीनी मिल जाएगा, पानी अपनी जगह पर ही रहेगा। उसी हिसाब से पानी के अंदर ऑक्सीजन भरता गया, मिलता गया। पर एक समय आने के बाद, जैसे आप मान लो पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि एक समय के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद चीनी उसमें और नहीं मिलेगी। तो जब ऐसा सिचुएशन आया, जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था वो पानी से बाहर निकलने लगा, एटमॉस्फेयर में आने लगा। और जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया, उसी के साथ हमारे यहाँ लाइफ की इवॉल्वमेंट की बात और आगे लेवल तक पहुंची। मैं उम्मीद करता हूं एटमॉस्फेयर में समझे पानी कैसे आया, ऑक्सीजन कैसे आया, आप वहां पे समझ गए जो हमारा फिजिकल फीचर था कि डेंसिटी सेपरेशन कैसे हुई, कोर क्रस्ट मेंबर का किस तरीके से सीन चला।
अभी आप कोर क्रस्ट मेंटल एक्चुअली डिटेल में पढ़ेंगे, पर किस तरीके से अपना डेंसिटी सेपरेशन हुआ, हैवियर नीचे कैसे रहा, उससे कम वाला ऊपर रहा, तो आपको इन सारी चीजों का समझ आ गया होगा। ध्यान दीजिए, ये आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर का फोटो देख सकते हैं। खैर इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, हमारी जो भी चीजें हैं ना, इन सबके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको मैं एटमॉस्फेयर का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीजें आपको इतनी सुंदर दिख रही हैं, इसके पीछे की आपको मैंने कहानी बताने की कोशिश करी। बाकी जितनी चीजें सबके बारे में हम डिटेल में अपने समय आने पर पढ़ेंगे। मेन आपका सिस्टम क्या था कि आपका जो आग का गोला था, ये इतना सुंदर जो बना है, इसके बीच में बहुत बड़ा योगदान किसका था? उस ब्लू ग्रीन एल्गी का था, जिसने CO2 को ऑक्सीजन में बदला। क्योंकि अगर CO2 ऑक्सीजन में नहीं बदलता तो आज आपको ये दुनिया इस तरीके से शायद नहीं दिख रही होती, हम लोग का इवॉल्वमेंट नहीं दिख रहा होता। क्योंकि आप समझिए जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं नेचुरल है ही, साथ में ह्यूमन जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन चीजों के अंदर ये छोटी छोटी इवोल्यूशन का कितनी वैल्यू है, उन्हीं सब चीजों के कारण यहाँ पे इवॉल्वमेंट जो है, इवोल्यूशन है, इस लेवल तक पहुंच पाई है। तो मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंट आपको यही बता सकता हूँ कि जो हमारा इनिशियल वाला फेज था, हमने वहां पे देख लिया डेंसिटी सेपरेशन वाला केस, और हमारा एटमॉस्फेयर वाला केस था। यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लाने का जो पूरा मींस वो है क्रेडिट एक तरीके का। और ध्यान दीजिए, किसी ने ब्लू ग्रीन एल्गी को करते नहीं देखा है, ये ऐसी थ्योरीज लगाई गई हैं, एनालिसिस करी गई हैं, ऑब्जर्वेशंस करी गई हैं। उससे एक चीज पता चलती है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को लाना, CO2 को बदल के और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का जो पूरा क्रेडिट है, वो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को देते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो भैया इतनी सारी चीजें आपने बता दी, अब इतनी सारी चीजें आप जो बता रहे हो किसी और के द्वारा बताई गई चीज को हमें बता रहे हैं, मैंने कहीं से पढ़ा, बुक से पढ़ा, और बुक्स में जिस चीज ने लिखी है, जिस व्यक्ति ने लिखी है, उसने किसी चीज की एनालिसिस करके लिखा। अब हम कैसे मान ले बात सही है कि गलत है? हम अपना कोई भी चीज का अगर तर्क देते हैं कि इस चीज के हिसाब से ये चीज होगा। अब जैसे मान लो कि आप देख रहे होंगे वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर हम कहते हैं कि जो पर्थ में अगर मान लो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, तो कई बंदों ने हमें पहले प्रिडिक्शन कर दी थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका उस ग्राउंड पे हार सकती है। अब कैसे किसी बंदे की हम बात मान ले कि इंडिया को साउथ अफ्रीका पर्थ पे हरा सकती है? अब अगर यहाँ पे क्या करेगा बंदा, एनालिसिस करेगा पर्थ के पिच का, तो पर्थ के पिच में क्या है, पेस और बाउंस बहुत ज्यादा है, और पेस और बाउंस जो है वो साउथ अफ्रीका के कंडीशन से सिमिलर है। वहीं पर अगर आप सिडनी का कंडीशन देखेंगे तो सिडनी में क्या है, समतल ग्राउंड है, वो स्पिन को ज्यादा फॉलो करती है, एशियाटिक कंडीशन को ज्यादा फॉलो करती है। वहीं पर अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच सिडनी में होता तो इंडिया की टीम थोड़ी मजबूत होती। जैसे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच कहां हुआ था, सिडनी में हुआ था। तो उस कंडीशन के अंदर पाकिस्तान जो थी वो फेवरेबल टीम हो गई, किससे? साउथ अफ्रीका से, क्योंकि ग्राउंड सिडनी में है। अब जैसे अभी सेमीफाइनल चल रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, तो सिडनी में मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान उस कंडीशन को जानती है क्योंकि वो एशियाटिक कंडीशन से मैच करता है। तो इस चीज का हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि किस चीज का क्या आउटपुट आ सकता है अगर हम एनालिसिस करें। वैसा ही एनालिसिस कर करके कैसे आउटपुट दिया गया, तो अभी हम समझे उन एनालिसिस के बारे में, उन सोर्सेज के बारे में, जिस चीज के ऊपर आइडिया लेके ये बताया गया कि इसका यह आउटपुट हो सकता है। देखिए, सोर्सेज के बारे में डायरेक्ट सोर्स है और इनडायरेक्ट सोर्स होंगे। अगर हम बात करें डायरेक्ट सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट वो सोर्स है हम लोग खुद करें, जैसे क्या, जिसका हमें डायरेक्ट आउटपुट मिला है। एक है डीप ओशियन ड्रिलिंग, यानी ओशियन के नीचे ड्रिल करा गया, देखा गया गड्ढे अंदर जाके कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, तो उससे हमें आइडिया मिला। एक हमें मिला वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी से आपको क्या मिला, जो अंदर से चीज आ रही है उसकी जब हमने स्टडी करी तो हम समझ गए कि किस तरीके की चीजें अंदर होंगी। और अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, तो डेंसिटी स्टडी है, टेम्परेचर प्रेशर स्टडी है, सिस्मिक वेव और मेटेओराइट्स है। इन चारों को समझ लेते हैं। पहले हम डेंसिटी स्टडी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं डेंसिटी स्टडी की बात करूं तो हमें यह पता है कि अर्थ का जो मास है, आपको पता होगा कि F बराबर ma होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहीं पर अगर मैं वेट की बात करूं तो हमारा mg ले लेते हैं। अब इस केस में हमने g की वैल्यू खुद से कैलकुलेट कर ली, हमें यहाँ पर अपना वेट पता है, मतलब हम निकाल लेते हैं वेट जो हम निकालते हैं। तो उस केस में जैसे मान लो F बराबर mg से आप किसी व्यक्ति का मास निकाल सकते हो, किसी व्यक्ति का फोर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। सेम कंसेप्ट लगा के क्या आप अर्थ का मास नहीं निकाल सकते हो? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अर्थ के हिसाब से देखूंगा, आप ग्रेविटेशन का पूरा तरीके से फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो G बराबर F बराबर Gm1m2/r² जो था, ऐसी सारी काफी कंसेप्ट में जाएंगे, अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आप अर्थ का मास भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब अर्थ का आप मास निकाल सकते हैं तो अर्थ की हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि हमें अर्थ का रेडियस पता है। अब रेडियस पता है, अगर आपको पता है, अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सिंपल सा तरीके से देखिए, रो बराबर m/v होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। नहीं समझ आ रहा तो कोई मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा
तब तक अगर जिसको समझ आ रहा है उन बंदों को समझा देता हूँ कि कम से कम वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स के रूप से देख सकते हैं। रो बराबर एम बाई बी से मास बाई वॉल्यूम से मतलब डेंसिटी निकाल सकते हैं। हमें अर्थ का मास निकालिए, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, और वॉल्यूम जो है हम अर्थ का या फिर और एनालिसिस करके हमने अर्थ का मास निकाला, और अर्थ का वॉल्यूम जो है ये हमने दोस्तों किस तरीके से निकाल लिया, उसका रेडियस जानने के बाद 4/3 पाई आर क्यूब मतलब अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, उस तरीके से हमने अर्थ का वॉल्यूम निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, जब अर्थ की डेंसिटी निकाली गई तो पता क्या चला कि अर्थ की डेंसिटी जो है वो कुछ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जिस बच्चे को ये चीज या जिस स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आई है वो उसको इग्नोर कर सकता है थोड़ी देर के लिए। बस ये समझ ले कि साइंटिस्ट लोगों ने एनालिसिस करके स्टडी करके ये निकाल लिया कि अर्थ की डेंसिटी जो है तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालने से फायदा क्या मिला कि अर्थ का जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह की डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकलेगी। और ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हमारा अर्थ है, ये हमारा बाहरी सतह है, ये हमारा अंदर का कोर है, तो बाहरी सतह में 1 किलोमीटर का अगर मैं विड्थ लूंगा इसका वॉल्यूम, और अंदर में 1 किलोमीटर का विड्थ लूंगा इसका वॉल्यूम, तो बाहर वाले का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेम अगर मैं 1 किलोमीटर विड्थ के अंदर देखूंगा इसके कंपैरिजन में अंदर वाले का, तो बाहर में अगर मेरा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का हमारा डेंसिटी आ रहा है, जबकि एक्चुअल डेंसिटी क्या है पूरे अर्थ का 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका डन बात है कि अंदर वाली चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। आप ध्यान दीजिए, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपको मान लो आपने वजन अपने हाथ में, मान लो आपने एक थैला उठा रखा है, और इस थैले के अंदर आपको मैं बोलूंगा आपको उसका वजन पता करना है, थैले का वजन कितना है। अगर मैं बोलता हूं ऊपर ऊपर में इतना रुई भर रखा है, ठीक है, और नीचे के अंदर अगर आप उसको, और रुई आपका मान लो 1 किलो, और आपका टोटल इसका वजन जो है वो मान लो 10 किलो है, तो डन बात है इस चीज का वैल्यू 9 किलो होगा। और अगर मैं इसको टोटल डेंसिटी मान लो इसके हिसाब से निकालूंगा, तो ये इतना वॉल्यूम के अंदर 1 ही किलो रखा है, तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और इसका डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में टोटल के, अगर मान लो टोटल का जो डेंसिटी आ रहा है उसके रिस्पेक्ट के अंदर, तो अगर इसका डेंसिटी अगर कम है तो इसका डेंसिटी टोटल से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी उसको कंपनसेट कर पाएगा। तो इस लॉजिक के साथ कैलकुलेट करा गया कि अंदर का जो सामान होगा, जो कोर में जो चीजें हैं, उन मटेरियल की जो वैल्यू होगी वो कुछ 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास की डेंसिटी रखती होगी। और 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी से हमने आइडिया लगाया, जब अपने रियल लाइफ में चीजों को देखा हम समझ गए कि आयरन ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो उस चीज से हमने आयरन को सोचा कि आयरन जैसी चीज जो है अंदर होती होंगी। तो आपको पहला यहाँ पे डेंसिटी स्टडी का पॉइंट समझ आया। फिर आया टेम्परेचर और प्रेशर का स्टडी। हमने देखा कि अंदर किस तरीके टेम्परेचर और प्रेशर चीजें जा रही हैं, तो अंदर का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश किया, कितने डिस्टेंस में क्या टेम्परेचर में फर्क आ रहा है, क्या प्रेशर में फर्क आ रहा है, तो उसकी स्टडी से हमें पता चला सिस्मिक वेव, यानी जब आपका अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक की वेव्स किस क्षेत्र को पार कर पा रही है, किस क्षेत्र को पार नहीं कर पा रही है, उसके हिसाब से देखा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों मीटियोराइट्स का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बाहर से कोई मीटियोराइट आता है, हमने देखा था ना जब एस्टेरॉइड बेल्ट से एस्टेरॉइड निकला वो यहाँ पे आया और वहां पे गिरा, अब उसके गिरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, उसका कोर स्टडी करा गया। अब हमें पता पूरा यूनिवर्स में हमने ये माना कि सब कुछ एक ही चीज से बन रखा है, अब सबका सिमिलर एक ही प्रोडक्शन का सोर्स रहा होगा। तो मीटेराइट का जो कोर था, मीटेराइट कोर के फॉर्म में बचता है, बचा कुछ है, उसका जो कोर था वो हैवी मेटल से बना था, हैवी मेटल यानी आयरन निकल इस सारी चीजों से। तो हमने माना अगर मीटेराइट इस चीज से बना है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एनालॉजी के हिसाब से, कि एनालॉजी लगाए कि अर्थ का भी कोर उसी चीजों से बना होगा। मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लॉजिक समझ आ गए होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं केमिकल डिवीजन की। इसको हमने केमिकली किस रूप से बांट रखा है, तो केमिकली हमने आपको पता ही है क्रस्ट मेंटल कोर, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, मगर तब भी आपको बेसिक रूप से बता देता हूं। क्रस्ट जो आपका ऊपरी सतह है, और उसके बाद मेंटल जो हमारा बीच का सतह है, और कोर जो है हमारा बिल्कुल अंदर का सतह है। मगर इसको बेसिक आइडिया के साथ इसको ऐसे समझ लीजिए, ये जो हमारा ऊपर ऊपर का बहुत पतला लेयर, ये हमारा कोर मींस क्रस्ट है, ये जो है हमारा, ये हमारा मेंटल है, और ये जो है हमारा दोस्तों कोर है। तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन साथ साथ पढ़ लेते हैं, और इन डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं कोशिश करता हूँ पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको इस चीज को कंटिन्यू करूंगा।
हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं वापस से। हम डेफिनेशंस के ऊपर थे, क्रस्ट, कोर और मेंटल के। बाकी आप ये चीज वैसे जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, पर तब भी देख लेते हैं, किसी चीज को स्किप नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, क्रस्ट क्या है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज लाइटर इन डेंसिटी एंड मेनली मेड अप ऑफ सिलिका। चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रस्ट जो है इसकी डेंसिटी कम है, इसी कारण ऊपर है, ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ पॉइंट है। और ये हमारा बना किससे? सिलिका से बना है, बहुत लाइट डेंसिटी का एलिमेंट होता है। मेंटल क्या है दोस्तों? इट इज अ सॉलिड लेयर डिवाइडेड इनटू थ्री, द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल विद एन इंक्रीज इन डेंसिटी टुवर्ड्स द लोअर लेयर। सिंपल सी बात है। मेंटल क्या है? इसको भी हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, इसको भी मैं डिस्कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाऊंगा। तो इस दो हिस्सों में अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है। लोअर वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी, नॉर्मल चीज है, आप इस चीज को ऑलरेडी जानते हैं। एक चीज आप इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इस जो वॉल्यूम है ना मेंटल का दोस्तों, वो 83% वॉल्यूम है, जबकि मास जो है वो 68% मास है अर्थ का। यानी वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है। ये तो जाहिर सी बात है। जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाएंगे तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रो बराबर एम बाई वी है, नीचे का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मेंटल के केस में क्या है? मेंटल के केस में जो हमारा मास है और वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा जो है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ही जो है हमारा मास जो है थोड़ा सा ही है। और जबकि आप क्रस्ट का देखेंगे, क्रस्ट का मास वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक्चुअल डेंसिटी के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्रस्ट और मेंटल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोर का देख लेते हैं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नाइफ लेयर। नाइफ मतलब क्या? निकल और हमारा फेरस। इसको मैंने नाइफ को, अगर आप समझ लीजिए, नाइफ मतलब यहाँ पे चाकू नहीं है, वो वैसे वो KNIFE वाला नाइफ होता है, मगर यहाँ पे नाइफ से निकल और फाइव से फेरस, इसको हम नाइफ लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकल और फेरस ऐसे हैवी मटेरियल से हम सोचते हैं वहां पे वो होगा। इट इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से इनको बांटा गया है। विद द आउटर कोर बीइंग लिक्विड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ रॉक्स एंड द इनर कोर इज सॉलिड एज द हाई प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक। खैर, अब इसके अंदर हम जानेंगे कि आउटर कोर जो है वो हमारा जो है वो लिक्विड क्यों है और इनर कोर जो है हमारा सॉलिड क्यों है। इन सभी बारे में पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मेन आपको विजुअलाइजेशन कराने का काम है। ये हमारा एटमॉस्फेयर यानी गैसियस लेयर हो गया। उसके बाद ये हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट वो चीज है जिसके ऊपर सारी चीजें बनी हुई हैं। अब जैसे मान लो आपका जितना भी मिट्टी विट्टी हर चीज किसी न किसी चीज में तो अटकी होगी ना। अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझिए कि अंदर, जैसे मैं आपको बताया, सब कुछ आग का गोला है। मान लो अंदर पूरा का पूरा आग का गोला है। अब ये आग का गोला किसी चीज पे तो अटका होगा ना। जैसे मान लीजिए पानी के ऊपर हमारा मान लो कि जहाज तैरता है, वो किसी न किसी चीज पे तो अटक रखा है, अपने बेस पे अटका रखा है। ये जो आग का गोला है, इस आग के गोले के ऊपर एक परत होगी, जिस परत के कारण बाकी सारी चीजें उसके ऊपर स्टेबल हैं। अब जैसे मान लो पानी के ऊपर आपने देखा होगा, जब हम वहां पर राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो हम उसके ऊपर स्टेबल क्यों? क्योंकि राफ्ट जो है वो पानी के ऊपर स्टेबल है चलते वक्त। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो आग का गोला है पूरा, मतलब अंदर जो हमारा बहुत सारा मैग्मा वगैरह भरा हुआ है, इसके ऊपर मान लो कि यहाँ पे एक ये मान लो बोट आ गई, एक मान लो आपके लिए दूसरी बोट आ गई, और एक मान लो ये तीसरी बोट आ गई। अब मान लो तीन अलग अलग बोट है, अलग अलग है। तो ये जो है हमारे इस तरीके से सारी चीजें मिलकर बनाती है। तो ये पूरा का पूरा जो लेयर है ये हमारी क्रस्ट कहलाएगी। और इस क्रस्ट को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट मतलब क्या? ऐसी परत जिसके ऊपर जैसे मान लो यहाँ पानी है। आपको क्या लगता है पानी जो है वो डायरेक्ट आग के ऊपर थोड़ी आएगा, पानी बीच में परत तो आएगी, क्रस्ट है। इस क्रस्ट के ऊपर ये हमारा पूरा ओशियन हो गया। तो इस वाला क्रस्ट जिसके ऊपर हमारा ओशियन है, इसको हम कहेंगे ओशियानिक क्रस्ट। और मान लो जिस वाले क्रस्ट के ऊपर हमारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, हमारे प्लेन्स हैं, इस वाले क्रस्ट को दोस्तों क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्रस्ट का मेन कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसके अंदर अब देखेंगे तो आगे मेंटल है, कोर है। ध्यान दिए, मेंटल कोर तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। ये हमारी एनालिसिस है, सोचते हैं इस हिसाब से काम करता होगा। वह क्रस्ट के बारे में आपको मेन कंसेप्ट समझ आ गया, क्रस्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप यहां देख सकते, अरे कहां गया? ये हमारा क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बाद ये जो पूरा रीजन है, ये वाला बीच का, इसको हमने नाम दिया है मेंटल। और उसके बाद जो अंदर का चीज है हमने कोर नाम दिया। कोर को भी दो हिस्सों में बांटा है, आउटर कोर और इनर कोर। अब आउटर कोर जो है उसको हमने मोल्टन मेटल माना है, यानी लिक्विड के फॉर्म में लिखा है। और सॉलिड कोर जो है उसको हमने क्या माना है? मतलब इनर कोर उसको सॉलिड माना है। सवाल उठता है कि सॉलिड कोर जो है वो वाला पार्ट जो है हमारा, वो हमारा इनर कोर जो है सॉलिड क्यों होगा और आउटर कोर जो है वो लिक्विड क्यों होगा? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम बस कोर को बना लेते हैं। ये हमारा इनर कोर है और ये जो है हमारा दोस्तों आउटर कोर है। अब जो हमारा इनर कोर होगा दोस्तों, इनर कोर के अंदर आप पॉइंट को ध्यान से समझिए कि इनर कोर मतलब आपका क्या है? वो वाला कोर जिसके अंदर कंपैरेटिवली डेंसिटी तो ज्यादा है ही है, डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इसका प्रेशर जो है हमारे, देखिए किसी भी चीज को अगर मैं बोलूं कि आपके पास गैस है,
गैस को अगर आप पिघला देंगे, वाटर वेपर को एक जगह पिघलाएंगे, मतलब आप समझ लें यहाँ पे वाटर वेपर है आपके पास बहुत सारा बना हुआ, इस पे आप प्रेशर बहुत तेज कर देंगे, प्रेशर तेज करने से वो क्या चीज होगी, वो सॉलिडिफाई होने की तरफ जाएगी। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी, वो चीज फैलेगी। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे दो चीज करते हैं, गैस है हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, गैस दूर दूर भागेगा, और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, नजदीक आएगा। अब अंदर जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब इस केस में यहाँ पे तो चीज लिक्विड रही, पर जब अंदर आया तो अंदर आने से क्या हुआ, जिस लेवल में टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर उस हिसाब से ज्यादा बढ़ा और इस चक्कर में चीज सॉलिडिफाई कर गई। ध्यान दीजिए, प्रेशर बढ़ने से क्या हो रहा है, वो नजदीक आ रहा है, यानी जो हमारा गैस है वो लिक्विड बनना चाहता है, लिक्विड जो है सॉलिड बनने की तरफ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वो रिवर्स जाएगा, सॉलिड लिक्विड बनना चाहेगा और लिक्विड गैस बनना चाहेगा। तो यहाँ पे वो जिस तरीके से इवन आउट करे, वो लिक्विड स्टेट पे आके रुके। पर इस केस में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है नीचे जाने पे, पर प्रेशर जो है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा, और प्रेशर ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, चीजें नजदीक आएंगी, पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, तो वो सॉलिडिफाई कर गई इस चीज को। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इनर कोर के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर उसके हिसाब से उतना नहीं बढ़ा, तो इनर कोर हमारा सॉलिड हो गया और आउटर कोर जो है हमारा दोस्तों वो लिक्विड हो गया। ये आप पॉइंट समझ ही गए होंगे, या आप समझ रहे हैं, ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है जिसके ऊपर ओशियन है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और एक चीज आप नोटिस करना, हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है, ओशियनिक क्रस्ट जो है हमारा इसके रिस्पेक्ट में थिन मिलेगा। बाकी इसका भी हम डिफरेंस भी साथ साथ देख लेते हैं, या आपका एनाटोमी या फोटोज में के साथ साथ समझ सकते हैं। इनर कोर हो गया, कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं फिजिकल डिवीजन का। फिजिकल डिवीजन हमारा क्या है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है अर्थ का क्रस्ट, और ये आपको समझ लीजिए कॉन्टिनेंट वाला, और साइड में आपको क्या दिख रहा है, ओशियनिक क्रस्ट दिख रहा है। ध्यान दीजिए, हमने क्रस्ट कोर मेंटल में कैसे देखा था, हमने एलिमेंट के हिसाब से बांट दिया, ऊपर वाले में सिलिका था, नीचे वाले में हमारा नाइफ लेयर था, निकल फेरस का लेयर। अब यहाँ पर फिजिकल डिवीजन करेंगे, तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, तो हमारे 100 किलोमीटर तक का है। और 100 किलोमीटर जैसे हम नीचे आएंगे 700 किलोमीटर तक, वो हमारा जो हो जाएगा दोस्तों एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। लिथोस्फीयर में क्या है, आपको ऐसे ही सॉलिड लेयर है, लिथ का मतलब होता है पत्थर, आपको पता ही है, तो ये आपको वो वाला लेयर था, तो हमारा रॉक वगैरह सब कुछ है ना, वो हमारा होगा लिथोस्फीयर का शुरुआत का। आप समझिए जो हमारा नीचे तक जाएंगे ना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक आपको जो पत्थर वगैरह चीजें मिल रही है, वो वाला तो हमारा पूरा सिस्टम है। जो हमारा आपको देखते हैं पानी भी आपको 100 किलोमीटर के अंदर जाके मिलता है, बोर्डिंग के अंदर, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक का, यानी हमने क्या करा, डिस्टेंस का हिसाब से उसको बांट दिया। हमारा केमिकल डिवीजन में क्या था, कैसा एलिमेंट है, उसकी कैसी डेंसिटी है, उस हिसाब से बांटे थे। यहाँ पे हम कैसे बांटे हैं, लेंथ के हिसाब से, यहां से यहां तक ये कहलाएगा, यहां से यहां तक ये कहलाएगा। तो पहला 100 किलोमीटर जो लिथोस्फीयर कहलाएगा, उसके बाद आ जाएगा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के अंदर क्या है दोस्तों, लावा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। लावा तो बाहर आके कहलाएगा, अंदर में मैग्मा, पूरा आग का जो गोला है वो हमारा एस्थेनोस्फीयर में कहलाएगा। उसके ऊपर यह चट्टान रूपी की तरीके एक तरीके जो है वो लिथोस्फीयर टिका है, और नीचे आएंगे तो मेसोस्फीयर कहलाएगा, और इस चीज को हम पूरा बेरिस्फीयर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर सारी चीजें वैल्यूज तो लिखी रखी हैं, आपको यहाँ पे समझ आई रहा होगा कितने से कितने लेंथ में क्या क्या है। कंसेप्ट समझ लीजिए, ऊपरी जो सतह है लिथोस्फीयर, उससे नीचे आएंगे एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपको लिथ से पता चल गया पत्थर, एस्थेनोस्फीयर के अंदर क्या है आपका मैग्मा है, और उसके नीचे आएंगे मतलब पूरा यहां से लेकर अपने ग्राउंड लेवल से 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे, आपका जो ग्राउंड लेवल आया उससे जैसे 100 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे लिथोस्फीयर, उससे नीचे आएंगे तो एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। उससे नीचे आएंगे तो मेसोस्फीयर, और मेसोस्फीयर से नीचे आएंगे तो बेरिस्फीयर होगा। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, इसकी थिकनेस 35 से 50 किलोमीटर है। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस क्या है, 8 से 10 किलोमीटर है। हम फर्क कैसे करें, इसका कलर ब्राइट होता है, इसका कलर जो है वो डार्क होता है। इसकी डेंसिटी जो है कम है, कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इस जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये पॉइंट आपको डायरेक्ट समझ आएगा, इनकी डेंसिटी से क्या क्या चीजें फर्क पड़ती है, कौन सा पहाड़ वॉल्केनिक होगा और कौन सा पहाड़ वॉल्केनिक नहीं होगा, उसमें भी इनकी डेंसिटी का बहुत बड़ा स्टडी का यूज आता है। इसका एज ओल्डर है, इसका एज यंगर है। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी खत्म नहीं होता, ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बनता है और समाप्त होता है, मतलब अभी बनता भी जाता है और साथ साथ खत्म भी होता जाता है। इन सभी के बारे में जब आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताऊंगा, तब आप इस चीज को डिटेल में समझेंगे। एलिमेंट जो है इसको हम यानी सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सोडियम आपको इसके अंदर यूजुअली देखने को मिलता है। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आपका ये क्या लिखे हैं पता नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ध्यान रखिएगा, ध्यान दिए। इसी कारण इसको हम सियाल लेयर कहते हैं और इसको सीमा लेयर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि आपको समझ आ गया होगा। मेन आप इसके अंदर भी सिलिकॉन और एल्युमिनियम को याद रखना है, इसके लिए एग्जाम के लिए भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम को याद रखना है। सी और एल से इसको सियाल लेयर पढ़ते हैं और इसको सीमा लेयर पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से क्या क्या याद रखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकनेस 35 से 50 किलोमीटर, कलर ब्राइट,
डेंसिटी इसकी कम होती है, कभी खत्म नहीं होता। सीआर लेयर, ओशियनिक क्रस्ट क्या है, थिकनेस 8 से 10 किलोमीटर, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, ये बनता भी है, समाप्त भी होता है। और क्या याद करेंगे, सीमा लेयर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वही चीज आपको मैंने और ओशियनिक क्रस्ट का हिंदी में लिख रखा है। अब आपका यही मैंने अभी समझाया, आउटर कोर लिक्विड क्यों है और इनर कोर सॉलिड क्यों, आप समझ सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीजेज एट द इनर कोर, प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे को बढ़ता, प्रेशर बढ़ता, टेम्परेचर एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। जैसे मैं आपको समझा दिया, प्रेशर बढ़ा उसके कारण क्या हुआ, पार्टिकल्स पास आते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण दूर जाते हैं। मगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो तब भी पास है और इसलिए क्या बन गए हो, सॉलिड बन गए। अब बात करते हैं हमारे आज के क्लास की लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा दोस्तों डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या मतलब है, जब हम क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेंसिटी सेपरेशन की चीज हम देख रहे थे। अब डेंसिटी सेपरेशन में ऐसा थोड़ी है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूंगा कि एक काम करना कि ऐसे आपको, हाँ चलो ये समझो, जैसे मान लो आपका ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास मान लो मैंगो शेक है। अब मैंगो शेक के अंदर आम और जो दूध है वो पूरी तरीके से मिला हुआ है। इसके ऊपर अगर मान लो मैं आधा ग्लास मैंगो शेक भर के इसके ऊपर मान लो मैं पानी या मान लो कि चॉकलेट शेक डाल देता हूँ। मैंगो शेक आधे ग्लास में है और चॉकलेट शेक आधे ग्लास के अंदर है, तो आप यहाँ पर नोटिस क्या करेंगे कि आपका जो मैंगो शेक था वो इसके अंदर पूरा मान लो इस कलर से है। मान लो आपका चॉकलेट शेक जो था वो इस कलर से, हम जानते हैं आप इसको येलो कर ही देते हैं। चलिए मान लो आपका चॉकलेट शेक था और ये मैंगो शेक था। अब होगा क्या, दोनों का डेंसिटी अगर अलग अलग है तो मैंगो शेक का डेंसिटी अलग है, चॉकलेट शेक का डेंसिटी अलग है, तो क्या ये पूरी तरीके से चॉकलेट शेक मैंगो शेक के ऊपर बिल्कुल तैर जाएगा? नहीं। अगर ये लिक्विड्स है तो ऐसा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर चॉकलेट शेक जो है अंदर आने लगेगा, ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पे थोड़ा सा अमाउंट में मैंगो शेक भी और थोड़े से अमाउंट में चॉकलेट शेक भी है। अब इस सिचुएशन में जहां पे कुछ अमाउंट में मैंगो शेक भी, कुछ अमाउंट में चॉकलेट शेक भी है, इस चीज को हमें अलग से छांटना पड़ेगा, क्योंकि ना इसको मैं चॉकलेट शेक कह सकता हूं ना मैं इसको मैंगो शेक कह सकता हूं। इसी तरीके से जो हमारे क्रस्ट कोर मेंटल है इनके अंदर डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, वो क्षेत्र जिसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनको बांट रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। इट इज अ ट्रांजिशन जोन इन द अर्थ इंटीरियर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इनके जहां पे अलग अलग डेंसिटीज हैं, अलग अलग यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स बदल रहे हैं, उस जो जगह को हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। आइए हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं। 5 डिसकंटिन्यूटी है। पहला हमारा कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी है। ये कहा है दोस्तों, अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। जो हमारा क्रस्ट है, यानी हमारा देखो क्रस्ट ये रहा, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो हमारा है, इसको कैसे समझेंगे, रुकिए। तो मान लो हमारा क्रस्ट है, वैसे मान लो कि आप यहाँ पे देखेंगे इसको, आप पूरा डिटेल में अगर अंदर तक जाएंगे तो क्या हमारा मान लो ये पूरा हमारा क्रस्ट हो गया, नीचे हमारा मेंटल हो गया, नीचे हमारा कोर हो गया। तो साफ पेज में ही बना देता हूँ, जैसे बहुत खुचड़ पुचड़ हो जाएगा। मान लो ये हमारा इतना क्षेत्र में मान लो क्रस्ट हो गया, और हम सिर्फ क्रस्ट को बना रहे थे तो हम सिर्फ क्रस्ट के लिए ऐसा ले लिए थे। मान लो अगर हमारा क्रस्ट हो गया तो इस क्रस्ट के अंदर इसमें चीज को अगर मैं यहाँ पे जूम कर दूं, इसमें से अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके जूम कर दूं, तो इस क्रस्ट के अंदर जो हमारा इनर क्रस्ट है और आउटर क्रस्ट है, इन चीज को जो बांट रहा है इनर और आउटर क्रस्ट को, उस चीज का क्या नाम दिया दोस्तों, कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्रस्ट लूं, ध्यान दीजिए, पूरे के अंदर अगर मैं देखूंगा, अभी तक जो आप इमेज इतना देख रहे थे ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो आप इमेज देख रहे थे पूरा अर्थ का हमने सेक्शन काटा था। तो इस केस में जो हमारा क्रस्ट है वो हमारा इतना सा ही है, पर मैं यहां पे क्या करा हूं, क्रस्ट को ही 2 हिस्सों में काट दिया हूं। इतने से इतने में मैंने क्या करा, क्रस्ट को 2 हिस्सों में काट दिया है। तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है उसके बीच का डिसकंटिन्यूटी को हम कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। अगला क्या है, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। यानी ध्यान दीजिए, ये हमारा क्रस्ट था, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर से हमारा अपर और लोअर क्रस्ट का डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब क्रस्ट और मेंटल, यहाँ मान लो हमारा मेंटल है ये पूरा, तो क्रस्ट और मेंटल को इस पॉइंट पे जो काटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, क्रस्ट क्रस्ट को 2 हिस्सों में बांट रहा है। मोहरविक क्या हो गया, क्रस्ट मेंटल को 2 हिस्सों में बांट रहा है। रैपिड डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, आउटर और इनर मेंटल को बांट रहा है। अब जैसे मान लो मैंने आपको मेंटल बढ़ाया था, इस मेंटल के अंदर भी डेंसिटी सेपरेशन हो रही है बीच बीच में। तो इस मेंटल के जो हमारी डेप्थ होगी, जहां पे मान लो कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं
हमारा गिटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, मेंटल और कोर का हो जाएगा, और लेमन जो है हमारा आउटर और इनर कोर का हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं, मान लो यहां से ये हमारा मान लो कोर है, अब इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगा ये आ गया, और यहाँ पे हमारा आउटर और इनर कोर की अगर बोलूंगा तो यहाँ पे भी हमारा डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ समझ गए होंगे कि गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। तो अगर हम सबको एक साथ देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले कॉर्नर डिस्कंटिन्यूटी, फिर आपका क्या आ गया दोस्तों, मोहरबेक डिस्कंटिन्यूटी आ गई, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी आ गई, उसके बाद हमारा क्या आ गया, गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आ गई, और लेमन डिस्कंटिन्यूटी आ गई। इसको मैंने कुछ इस तरीके से याद करा था कि आपका सबसे पहले एल लेमन है, एल जी, ध्यान दीजिए आपका एल आ गया लेमन, जी से आ गया गटनबर्ग, आर एम सी, एल जी आर एम सी करके मैंने याद करा था, नीचे से ऊपर तक जाएंगे। लेमन हमारा क्या हो गया, कोर कोर का, जी क्या हो गया गटनबर्ग, ऊपर ऊपर जाना, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कोर, आउटर और इनर कोर के बीच में एक बांटेगा लेमन, उसके बाद क्या आ गया, तो हमारा कोर था और मेंटल को जो बांटेगा गटनबर्ग, उसके बाद मेंटल को बांटने वाला क्या हो गया रेपिटी, उसके बाद हमारा मेंटल के बाद मेंटल और क्या बचेगा, क्रस्ट बटेगा। तो मेंटल और क्रस्ट को बांटने वाला हमारा एम से हमारा क्या आ गया, मोहरबेक, उसके बाद सी से हमारा कॉर्नर आ गया किसको, क्रस्ट से क्रस्ट को बांटने वाला। मैं उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम के लिए इतना याद रखना, कम से कम बस नाम कैसे कैसे याद रखेंगे, एल जी आर एम सी याद रखेंगे। एल से आपका क्या आ गया लेमन, लेमन किस चीज का हो गया आपका, कोर कोर का। देखिए अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो ऐसे देख सकते हैं वापस से, एल जी आर एम सी याद करेंगे, एल लेमन ये किसको किसको बांटेगा, कोर कोर को बांटेगा, फिर जी गटनबर्ग, यहां से कोर से गया, कोर आया, अब कोर का एंड वाला है पता है, आउटर कोर बचा है, ऊपर मेंटल है, अब मेंटल और इसको बांटने वाला गटनबर्ग, उसके बाद क्या है आर यानी रेपिटी, रेपिटी हमारा क्या हो गया, यहां हमारा मेंटल था, मेंटल के दो हिस्से अपर और लोअर मेंटल को बांटने वाला हो गया। फिर हमारा एम, एम हमारा क्या हो गया मेंटल को, और यहाँ पे क्या था हमारा क्रस्ट, और क्रस्ट को दो हिस्सों में बांटने वाला हमारा क्या हो गया, सी से कॉर्नर। तो एल जी आर एम सी करके याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासेस के अंदर कुछ डाउट्स बच जाते तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको चीजों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखिए फैक्ट जो है आपकी बुक के अंदर पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर पड़े हुए हैं, मेन चीज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की अगर आपको वो आ जाती है ना, तो आपको फैक्ट उस हिसाब से रटना नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताया था ना लास्ट क्लास के अंदर हमारा बैम्बू वाला जो कंसेप्ट था, तो बैम्बू किस तरीके से उगता है अपने जड़ी मजबूत करके, तो मेन कंसेप्ट है कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आए कि इसके बाद अगर आप बुक्स पढ़ें या इन्हीं नोट्स को रिवाइज करें या प्रीवियस ईयर्स लगाएं या आप यहाँ पे कोई सा मॉक्स लगाएं, तो आपको वहां पे चीजों को समझ आए, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिले। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर आपको कहीं पे भी कमी ना रहे। तो ऐसे ही अपना अगली क्लासेस के साथ आगे बढ़ेंगे और जियोमॉर्फोलॉजी को बहुत तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब माउंटेन कैसे बने, प्लेट्स कैसे बने, कॉन्टिनेंट किस तरीके से बना, इंडिया यहाँ पर कैसे आया, हमारा आपने सुना होगा गोंडवाना लैंड क्या था, टेथस सी क्या थी, ये सभी सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे हमारे क्लास के अंदर मिलता रहेगा। तो उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। वॉल्केनो, माउंटेन्स, रिवर्स, उसके बाद हमारा जो वैलीज, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अलविदा दोस्तों, धन्यवाद व शुभ दिन।